हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी एग्जाम एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है संविधान की अनुसूचियां। ट्रिक के साथ आपको याद करवाया जाएगा। इस प्रकार से इस टॉपिक को गोपाल जी सर, जो कि पॉलिटिकल राजनीति एक्सपर्ट है, राजनीति विज्ञान के विषय के, गोपाल जी के द्वारा इस विषय को अनुसूचियां जो संविधान की है उनको तैयार किया गया है ट्रिक के साथ, कि आप एक बार यदि इस वीडियो को पूरा देखोगे तो कभी भी अपने जीवन काल में इसको नहीं भूलोगे। इस विषय को आप किसी भी कोचिंग संस्थान के अंदर आप स्वयं जाकर इस विषय को पढ़ा सकोगे। इतनी अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से और एक गजब की ट्रिक के साथ आपको समझाया गया है। तो चलो चलते हैं अपने वीडियो की ओर, अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित एग्जाम में हर बार प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। सबसे पहले अनुच्छेद की बात करते हैं तो 395 अनुच्छेद है और अनुसूचियां 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार। आज गोपाल जी सर ने हमारे लिए राजनीति विज्ञान का ये टॉपिक तैयार किया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करो ताकि हजारों बच्चे एक दिन में इसको देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि ये हमारे लिए इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आते रहें राजनीति विषय के, वो भी ट्रिक के साथ। जो बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है याद करने में, वो सेकंडों में, मिनटों में उसको याद कर सकें। सबसे पहले पहली अनुसूची की बात करते हैं। पहली अनुसूची तो इसमें भारत की जानकारी, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। तो इसको याद कैसे रखना है? बिल्कुल रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको याद रखने का साधारण तरीका है कि हमारा देश जो भारत है वो एक है, संपूर्ण भारत एक है, और इसको संभालने के लिए, देश को चलाने के लिए एक व्यक्ति के लिए ये बात है, ये काम है, संभव नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा? देश के में अलग अलग राज्य बना दिए गए, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, यानी कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर क्या बनाया गया है? एक देश बनाया गया है, एक भारत देश बना है अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर। इसलिए पहली अनुसूची में क्या है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी दी हुई है। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो दूसरी अनुसूची में है वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते किसके हैं? ये किसी आम नागरिक के या आम सिपाही के वेतन भत्ते नहीं है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, जितने भी ऊंची जो हाई पोस्ट हैं उनके इसमें वेतन और भत्ते दिए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वेतन है वो राष्ट्रपति का है, भारत के राष्ट्रपति। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति आप सभी को पता है कि रामनाथ कोविंद है, और राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख। कितना है? 5 लाख राष्ट्रपति का वेतन है, और इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स भी नहीं लगता है। तो इसको याद कैसे करोगे? अनुसूची कौन सी है? दूसरी। और पूछा क्या जाएगा एग्जाम में कि वेतन और भत्तों के बारे में कौन सी अनुसूची के बारे में बताया गया है? तो अनुसूची 2 है। तो याद कैसे करना है? याद करना बिल्कुल आसान है। वेतन भत्ता यानी कि मामला किसका है? पैसों का है। तो पैसे कैसे कमाए जाते हैं? या तो मेहनत करके, तो उसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो दूसरा रास्ता क्या है? तो 2 नंबर का काम करना है। क्या करना है? 2 नंबर का। लोग पैसा 2 नंबर का काम करके भी कमाते हैं। तो 2 नंबर का काम करने से क्या कमाया जाता है? पैसा कमाया जाता है, वेतन कमाया जाता है। तो 2 नंबर यानी दूसरी अनुसूची में क्या हो गए? वेतन और भत्ता हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमें नीचे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास इसको शेयर करें। बात करते हैं हम तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची में है शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। आपको याद क्या रखना है? कुछ नहीं रखना। शपथ है तो शपथ में कितने अक्षर हैं? 1, 2 और 3। शपथ में 3 अक्षर है, तो अनुसूची हो गई तीसरी। अनुसूची हो गई तीसरी। बढ़ते हैं चौथी अनुसूची की ओर। चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। तो राज्यसभा अनुसूची चौथी, यानी कि
4 लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं, अनुसूची चौथी है, यानी कि 4 लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ क्या बन जाती है, 4 लोगों की एक सभा बन जाती है, 4 लोगों की एक सभा बन जाती है। इसलिए चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा है। क्या है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। बढ़ते हैं अगली अनुसूची की ओर। अगली अनुसूची है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, अनुसूचित जो जाति है यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST, SC और ST के बारे में इसका प्रावधान किया गया है। SC और ST जातियों के बारे में, जनजाति के बारे में बताया गया है, क्योंकि जो ये SC और ST जनजातियां हैं, जाति और जनजातियां हैं, इनके बारे में ये काफ़ी टाइम पहले से ही जो बड़े लोग हैं, राजा महाराजा, इनके शोषण का, अंग्रेज़ों की शोषण का शिकार होती आई है। यानी ये काफ़ी पिछड़ी हुई जातियां थी। इसको ऊपर उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने इनको विशेष प्रावधान दिए, काफ़ी छूट दी गई इनको सरकारी सेवाओं के अंदर। तो इस 5वीं अनुसूची में इनको डाला गया है, इनके बारे में बताया गया है। तो इसको याद रखना बिल्कुल आसान है कि अनुसूचित जाति और जनजाति कौन सी अनुसूची में है, तो 5वीं में है। जैसे SC और ST है, SC और ST, तो शुरू में S आ रहा है, इसमें भी S है। तो S को, यानी कि 5वीं है, 5 को हम किस प्रकार लिखते हैं, S की तरह भी लिखते हैं ना हम 5 को और S को। तो इस प्रकार से हम 5वीं अनुसूची को याद रख सकते हैं, 5 को S और 5 ST, इस प्रकार हम इनको याद रख सकते हैं। बात करते हैं 6वीं अनुसूची की। 6वीं अनुसूची में दिया हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की अनुसूचित जनजातियाँ ST। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की अनुसूचित जनजातियां किसमें हैं, अनुसूची 6 में है। याद कैसे रखना है, बिल्कुल आसान है। अब 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं, ये प्रश्न तो बेसिक है, किसी भी एग्जाम में आता रहता है ये तो इसको याद रखना किस प्रकार, जैसे कि ATM, अरे आजकल सभी पैसा निकालने के लिए ATM का यूज करते हैं। तो ATM तो आप नाम याद आसानी से रख सकते हो। और ATM में आगे M और लगाना है, M लगाना है। A से हो गया असम, A से हो गया असम, T से हो गया त्रिपुरा, T से हो गया त्रिपुरा, मे से हो गया मेघालय, और M से और हो गया मिजोरम। आप तो बोलोगे M से मणिपुर भी होता है, लेकिन मणिपुर में तो पास पहले से ही मणि है, धन है, तो उसको इस 6ठी अनुसूची में रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और मिजोरम और कैसे याद रख सकते हो कि मणिपुर नहीं, इसमें मिजोरम होगा। मिजोरम में जोरम यानी जोर, यानी कि जबरदस्ती इसके अंदर घुसा है 6ठी अनुसूची में, इसीलिए इसको हम मिजोरम भी याद रख सकते हैं। तो 6ठी अनुसूची याद रखने का तरीका ATM और M, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन जनजातियों को 6वीं अनुसूची में रखा गया है। रुक करते हैं अगली अनुसूची की ओर। अगली अनुसूची है हमारे सामने, वो है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची यानी इसमें शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा, जो कि अलग अलग केंद्र सरकार, राज्य सरकार में किया हुआ है शक्तियों का बंटवारा। तो यह इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने का एक ही रास्ता है, वो बिल्कुल सरल है कि 7 से हम याद रख से 7 यानी 7। यदि हम साथ साथ रहेंगे, परिवार के साथ, समाज के साथ, अपने देश के साथ, यदि साथ साथ रहेंगे तो हमारी जो शक्ति है, वो ताकत है, वो एक हो जाएगी और इसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता, कोई इसको बांट नहीं सकता। इस प्रकार हम 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा आसानी से याद रख सकते हैं। देखो शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार में अलग अलग शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी प्रकार का कोई झगड़ा न हो। केंद्र सरकार, इसके अंदर कितने विषय हैं, तो पहले इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय है। और राज्य सरकार के पास पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं।
यानी ये 61 विषयों पर कार्य करती है और केंद्र सरकार वर्तमान में 100 विषयों पर कार्य करती है। एक है समवर्ती सूची, जिसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसके ऊपर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, इसके अंदर पहले 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय है। अब मैं आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार में इस प्रकार शक्तियों का जो बंटवारा है इसके बारे में उदाहरण के माध्यम से बता सकता हूँ कि केंद्र सरकार में जैसे कि कोई विदेशी संबंध है उसके बारे में कानून बनाना, जनगणना करना, ये सब केंद्र सरकार के अधीन है। जनगणना विषय, विदेशी कोई संबंध है। और एक है इंटरनेट, जैसे हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं अभी, तो इंटरनेट इसके ऊपर कानून कौन बनाती है? तो इसके ऊपर कानून संसद बनाती है। यदि संसद न हो तो केंद्र सरकार हम कह सकते हैं। राज्य सरकार जैसे कि राज्य पुलिस, राज्य सरकार के अंदर राज्य पुलिस जैसे राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, गुजरात पुलिस, इस प्रकार से। अब समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में विषय 47 पहले थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। और इसके अंदर कौन क्या क्या आता है, यानी इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। या इसके अंदर शिक्षा है, वन है, ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। रुक करते हैं 8वीं अनुसूची की ओर। 8वीं अनुसूची है, इसमें मानक भाषाएं दी गई है। क्या दिया हुआ है? मानक भाषाएं, यानी कि संविधान में मूल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 मूल भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी है? 22। 14 भाषाएं पहले थी, बाद में एक भाषा जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई। यहाँ से प्रश्न आता है एग्जाम में, पहली भाषा सर्वप्रथम कौन सी भाषा जोड़ी गई? वो 21वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई, वो 71वां संविधान संशोधन किया गया और उसके अंदर 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसको याद रखना बिल्कुल आसान है कि 71वां संविधान संशोधन में जो 3 भाषाएं जोड़ी गई वो कौन कौन सी? तो इसका याद रखना आपको सिर्फ नमक। क्या याद रखना है? नमक। ने से हो जाएगा नेपाली, में से हो जाएगा मणिपुरी, कैसे हो जाएगा कोंकणी। फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई, वो 92वें संविधान संशोधन, इसके अंदर 4 भाषाएं जोड़ी गई, सैंथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। सैंथाली में पीछे ली आ रहा है, मैथिली में पीछे ली आ रहा है, और यहाँ पर बोडो है और यहाँ पर डोगरी है। तो इसको भी हम आसानी से याद रख सकते हैं कि डोडो थाली। इसको याद कैसे रखेंगे? डोडो, बोडो, बोडो में पीछे डो है, देखो डोगरी में पहले डो है, इसमें थाली यानी सैंथाली और मैथिली। इस प्रकार हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो ज़्यादा। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार प्रावधान। पहला संविधान संशोधन किया गया, ध्यान रखना, पहला संविधान संशोधन किया गया। और 9वीं पहली मैंने आपको बताया था कि 8 मूल संविधान में कितनी 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें है भूमि सुधार प्रावधान। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार प्रावधान याद कैसे रखना है? बिल्कुल आसान है कि अब भूमि सुधार प्रावधान, राजनेता क्या करते हैं? भूमि में सुधार करने के लिए बिल्कुल भी क्या नहीं कर रहे हैं? प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि यदि भूमि में हमने सुधार किया तो किसान क्या करेंगे? जागरूक हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो इसीलिए उनको जब भूमि सुधार का बोलते हैं कि भूमि में सुधार करना है, ऐसा कोई प्रावधान कानून लेके आना है, तो वो क्या बोलते हैं? नो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो। तो भूमि सुधार प्रावधान हो गया नो, यानी 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में है दल बदल संबंधी प्रावधान। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर। तो 10वीं अनुसूची, 10 से हम याद रख सकते हैं, 10 से दल बदल, दल से क्या याद रखेंगे? 10 यानी दल बदल। और 11वीं अनुसूची ये है पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज से संबंधित इसके बारे में जानते हैं
तो ये 29 विषयों पर क्या कार्य करती है। कितने विषयों पर? 29 विषयों पर कार्य करती है। और इसमें ये 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई 1992 और 93 में। 12वीं अनुसूची में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, इसमें ये 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। और ये नगर निगम का जो राज्य दर्जा है वो राज्यपाल देता है, ये ध्यान रखना। नगर निगम का दर्जा कौन प्रदान करता है? राज्यपाल प्रदान करता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, सबसे अंत में है हमारी 12वीं अनुसूची। कौन सी है? 12वीं अनुसूची। तो सबसे अंत में है, यानी कि सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई? नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद क्या है? सबसे बड़ी इकाई है, यानी कि सबसे ऊपर क्या हो गई? 12वीं अनुसूची। अरे सबसे अंत में है या सबसे ऊपर है, तो इसमें सबसे बड़ी इकाई हो गई नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। उससे छोटी क्या है? उससे छोटी है हमारी पंचायती राज। उसके बाद कौन सी इकाई आती है? पंचायती राज, यानी 12 के नीचे 11, यानी 11वीं पंचायती राज। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज इस टॉपिक को अच्छी ढंग से ट्रिक के साथ कवर किया। यदि एक बार में याद नहीं हुआ तो वीडियो को दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें। किताब में पढ़ने की इसके बाद आवश्यकता ही नहीं होगी, आप आसानी से इसको याद रख सकेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर राजस्थान जीके का मेगा टेस्ट सीरीज चल रहा है। उसको ज्वाइन करें और अपना खुद का आंकलन करें, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतरीन